प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी और मैं यहाँ आपके साथ करंट अफेयर्स, जो आपके अलग अलग टॉपिक्स आप रोजाना न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मैगजीन्स में पढ़ रहे हैं, या वो सभी चीज़ें या वो सभी वाक़ये जो आपके आसपास रोजाना हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में एक सटीक विश्लेषण करने के लिए और उसके बारे में जो भी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, उन सभी जानकारियों को आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आया है। आज जो टॉपिक हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, यह टॉपिक होने वाला है COP16। ओके, COP16। अभी देखिए, ध्यान रखिए आप लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि हाल ही में COP30 आपके बेलम शहर में खत्म हुई, ब्राजील में। ओके, और ये COP30, अच्छा, इस COP का रेफरेंस समझ लीजिएगा। COP का रेफरेंस यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो COP30 जो आपकी अभी संपन्न हुई है हाल ही में, कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करती है? यह फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है UNFCCC। UNFCCC से मेरा कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओके, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जो आपकी COPs हैं, इनकी शुरुआत होते हुए देखी। सन 1995 में पहली COP हमारे सामने हुई है और सन 95 के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि प्रति वर्ष, हर साल हमारे पास एक COP होती है जो इस पर्टिकुलर पैटर्न को, इस पर्टिकुलर पैटर्न से मेरा मतलब है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का अनुसरण करती है। और इसका पूरा फोकस ये होता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाए, किस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए और कितने स्तर पर हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो, इतनी बेहतर हो, ताकि किसी भी तरीके की जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं, उनको हम हैंडल कर सकें, उनको हम एड्रेस कर सकें। अब क्योंकि ये अर्थ समिट का जो 1992 में आपकी अर्थ समिट हुई थी, उसके तहत लिया गया इनिशिएटिव था, उसी दौरान हम लोगों ने दो और बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होते हुए देखी थी, जिसमें पहला जो था आपके पास, वह था UNCCD। अब UNCCD से मेरा मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जब मैं आपसे डेजर्टिफिकेशन की बात करता हूं, तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब हो गया मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण से रुकने के लिए। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा सवाल भी आप लोगों से मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे वो रीजन बताइए, वो हिस्सा बताइए विश्व का जिसके लिए UNCCD की स्थापना हुई थी। आपको पता है, इकलौता हिस्सा है, सिर्फ एक सिंगल हिस्से के लिए हम लोगों ने ये पूरी की पूरी कन्वेंशन बनाई UNCCD की। तो आप सबसे पहले तो, अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा उत्तर क्या है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता, तो ये जो UNCCD है, इसकी स्थापना जो हुई थी, वो अफ्रीकी महाद्वीप में जो साहेल रीजन है। और जब मैं साहेल रीजन आपसे कहता हूं, साहेल रीजन से मेरा मतलब है कि भाई, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द मेकिंग, दुनिया का सबसे बड़ा बनता हुआ डेजर्ट। और अगर इसको अभी नहीं रोका गया, तो हम देखेंगे कि अफ्रीकी महाद्वीप का लगभग लगभग 35 से 40% हिस्सा जो है, वो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट यानी मरुस्थल के अंडर आ जाएगा। एक और इनिशिएटिव जो लिया गया था अर्थ समिट 1992 के तहत, वह था एक ऐसा इनिशिएटिव जिसको हम लोगों ने नाम दिया CBD, कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका उद्देश्य बहुत सिंपल सा था। जब इस संस्था को बनाया गया तो इस संस्था को बनाने के समय 3 मुख्य मसलों के ऊपर ध्यान दिया गया। ओके, सीबीडी को बनाते समय 3 मुख्य मसलों के ऊपर ध्यान दिया गया। जो पहला फोकस था सीबीडी का, पहला फोकस एक डायरेक्शन में काम कर रहा था, जहां पर यह बोला गया कि साहब जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी, इंसानों की। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया? सबसे पहला, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा दूसरा फोकस जिसके ऊपर हम सब लोग अड़े हुए हैं आज के समय पे, दूसरा फोकस हमारा क्या था? दूसरा फोकस था बेटा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसके ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, मगर वो डेवलपमेंट जो हो वो सस्टेनेबल हो, यानी कि हमारा विकास तो हो लेकिन किसी भी तरीके की क्षति, किसी भी तरीके की हानि हमारे आसपास के इकोसिस्टम या आसपास का जो वातावरण है वहां पर हम लोग नहीं लेकर के आए, यानी कि हमारे आसपास की जो परिभाषिकी है वो इंटैक्ट रहे, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा फोकस, टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तीसरे फोकस की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो जो तीसरा फोकस आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। बोला ये गया कि भाई यहां पर, अभी मैं समझाऊंगा भी ये क्या है, ओके, तो मैं अभी आपको बताऊंगा भी, बट यहां पर ये बोला गया कि साहब तीसरा फोकस है टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल sharing of benefits arising from genetic resource। अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका बहुत सरल भाषा में अगर मैं मतलब बताऊं, नेचुरल लेवल पर देखिए कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई सारे आपके पास ऐसे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर हम लोग यह जरूर देखते हैं, जैसे हम लोग तेल की बात करें, कच्चा तेल, ओके, क्रूड ऑयल। अब ये जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, हम सब जानते हैं कि भाई ये क्रूड ऑयल हर जगह तो उपलब्ध नहीं है, भारत में है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। वहीं अगर हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में है। लगभग विश्व का 50% से अधिक अगर कच्चे तेल की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो प्रेजेंस हमको मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? वो हम लोगों को आपके मिडिल ईस्ट में ही देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें साउथ अमेरिका की तो बिल्कुल वेनेजुएला, विश्व का लगभग लगभग 23 से 24%, यानी कि सिंगल कंट्री जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक क्रूड ऑयल रिसोर्सेज हैं, वो कौन है? वो है वेनेजुएला। आपका के पास लगभग विश्व का 23% क्रूड ऑयल उपलब्ध है। अब नेचुरल उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कुछ जगह पर सीमित है। इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूं। सन 2020 याद करिए, सन 2020 में जब कोविड आया तो कोविड के समय पर शुरुआती वेव, पहली वेव याद करिए जब लॉकडाउन लगा था 25 मार्च 2020, 25 मार्च 2020 लॉकडाउन लगा और कुछ ही दिन बाद, यानी बहुत से बहुत हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एक न्यूज फैलना शुरू हो गई कि भाई जो मलेरिया से लड़ने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है वो कोविड के मरीजों के ऊपर काफी असरदार साबित हो रही है। अब इससे भारत के ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर एकदम से आया। क्यों? भारत को वैसे तो
पूरी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो कहा ही जाता है। पूरी दुनिया का दवाखाना कहते हैं भारत को। लेकिन खास बात ये थी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का अगर 80% निर्माण अगर हम लोग देखें, वो कहां पर होता है? वो भारत में होता है। यहां तक सिचुएशन आ गई थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मीडिया के सामने ये कहा था कि यदि भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमको नहीं देता है तो भारत को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत ने बोला ठीक है भाई, ले लो, हमारे पास है, लेकिन हम पहले अपना देखेंगे। अब यहां पर भारत अगर ये कहता कि ठीक है भाई, दे तो हम देंगे, लेकिन अगर हम एक पत्ता यानी 10 दवाइयों का एक पत्ता अगर हम लोग लेट्स से 100 रुपए में बेचते हैं, तो अब मैं आपको वही दवाई का पत्ता 500 रुपए में बेचूंगा। ये फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट नहीं है। हाँ, भारत ये कर सकता है कि भाई ठीक है, 100 रुपए में हम नॉर्मली बेचते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय एकदम से कोविड का समय चल रहा है, वर्कर्स की बहुत कंडीशन है, इश्यूज बहुत सारे हैं, तो ये पत्ता 100 रुपए का तो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मैं इसको 130 रुपए में आपको बेच सकता हूं। बिल्कुल, भारत ने उसको बेचना भी शुरू किया। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई संसाधन है तो आपको इंश्योर करना है, और अगर वो लोगों के काम आ सकता है तो आपको इंश्योर करना है इस चीज को कि हाँ भाई, ये सब तक पहुंच रहा है। और कैसे दरों पे पहुंच रहा है? तो ऑप्टिमम दरें हैं, ऑप्टिमम रेट्स पर पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग ही उस चीज को खरीद पा रहे हैं या चुनिंदा लोग ही उस चीज को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये तीसरा फोकस था। अब जब हम लोगों ने COP30 की बात करी, तो वहां पर COP16 को लेकर के भी कई चीजों के ऊपर डिस्कशन आया हमारे पास, और उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग COP16 को अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझें। अब अगर हम लोग COP16 की बात करते हैं, तो COP16 या लास्ट ईयर कोलंबिया में एक शहर है काली, वहां पर ये समिट हुई थी। ओके, ध्यान रखिएगा, UNFCCC की सभी जो समिट्स होती हैं वो हर साल होती हैं। वहीं अगर हम लोग COP की बात करें, CBD के रेफरेंस में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रेफरेंस में, तो ये आपकी प्रति 2 वर्ष में होती है, एवरी 2 years। तो ये जो CBD होती है, CBD की जो COPs होती हैं, ये हर 2 साल में आपको अपने सामने होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि भाई कई सारे अहम फैसले लिए गए, तो उनके बारे में बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं, समझते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो प्राइमरली जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव तो कंजर्वेशन है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव आपका कंजर्वेशन है। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एडवांस एफर्ट्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जीव और जंतु दोनों के दोनों यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर आपसे बोल रहा है सबसे पहले आपको उनको बचाना है, यानी कि उनका कंजर्वेशन करना है। दूसरा आपको क्या करना है? जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना है आपको। ठीक है, उनका सस्टेनेबल यूसेज आपको ध्यान रखना है। ठीक, फाइन। सस्टेनेबल यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया, COP16 एम्ड टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। जो आपके बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं उनको आप सतत विकास के तहत इस्तेमाल करना है आपको, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सबका काम भी हो जाए और किसी भी तरीके की जो परिभाषिकी है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये हम सब जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ये इनिशिएटिव कोई 1 2 10 20 कंट्री मिलकर के नहीं, पूरे के पूरे विश्व को एक साथ एक पटल पर बैठ करके एग्री करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये समस्या है। देखिए, जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, तब तक आप सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। और जब एक बार सबने कॉमन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तब उसके बाद तो फिर स्काई इज द लिमिट। उसके बाद तो आप चाहे जो अचीव करना चाहें आप वो अचीव करें। ठीक है,
तो ये वाला सिग्निफिकेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि भाई जो COP16 हुआ, COP16 से पहले भी कुछ और COPs हुए थे जहां पर कई सारे फैसले लिए गए थे। ओके, जैसे कि अगर हम लोग बात करें COP 2018 में, मैंने आपको बताया ना 2 साल में होता है ये आपका हर 2 साल में, प्रति 2 वर्ष में आपको होता हुआ दिखाई देता है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सन 2018 में COP14 हुई। कहां पर? शर्मल शेख। ओके, शर्मल शेख ये पड़ता है आपका मिस्र में, इजिप्ट में। ठीक है, अब जब ये सबमिट हुई तो यहां पर एक टर्म एक्सेप्ट किया गया, न्यू डील फॉर नेचर, यानी कि हमें नेचर को अगर सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें नई अप्रोच, नई और कामयाब अप्रोच लेकर के आनी पड़ेगी। तो यहां पर ओरिजिन होता है न्यू डील फॉर नेचर, इस आइडिया का। 2018 में इसको लेकर के तो हम आ गए, लेकिन ये कहा गया कि भाई इसकी पूरी के पूरे जो खाका होगा, इसकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग होगी, उसका इंप्लीमेंटेशन ये हम लोग 2 साल बाद यानी कि सन 2020 में जब बैठेंगे तब तय करेंगे। ठीक है, 2020 ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था। अब ग्लोबल पैंडेमिक था तो 2020 में कोई मीटिंग हो ही नहीं पाई। अब मीटिंग सीधा सीधा पोस्टपोन हुई, और ये कब हुई? ये हुई आपकी 2022 में, नवंबर 2022 में दो देशों ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया, एक ऑफलाइन तरीके से, एक ऑनलाइन तरीके से। तो जो ऑफलाइन तरीका था, वहां लोग सारे के सारे मिले मॉन्ट्रियल नाम की जगह, जो कि कनाडा में पड़ती है। वही ऑनलाइन वाले जितना भी रेफरेंस था, वहां वो पूरा का पूरा कुनमिंग, जो कि चाइना में एक शहर है, ठीक है, उसके तहत आया। तो COP15, इसको हम लोगों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल, और यहां पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल में जगह के नाम है, उनके आधार पर हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसको हम लोगों ने बोला कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसी के तहत एक फंड भी लेकर के आए हम लोग, जिसको हम लोगों ने बोला कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, या फिर कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क फंड। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क फंड। ओके, फंड का मतलब पैसा, बिना पैसे के कुछ कविता, ध्यान रखना। हाँ, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो फेल होते हैं, मैक्सिमम इनिशिएटिव्स, उनके फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो यही वजह है बेटा, क्योंकि फंड्स की कमी, वो सबसे बड़ा मसला निकल करके आता है। ठीक, तो अब यहाँ पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हमारे पास जो फ्रेमवर्क बना, उसमें कई सारे इनिशिएटिव्स बने, और कई सारे इनिशिएटिव्स में से दो सबसे अहम हैं। पहला बना छोटे समय के लिए, फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि यहां पर जो फंड जो बना, वो बना कि भाई आपको 23 टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक आपको पूरे करने हैं। 23 टारगेट्स जिसको आप 2030 तक पूरे करेंगे, और 4 मेजर टारगेट्स आपको बताए, और ये 4 मेजर टारगेट्स ये आपको कब तक अचीव करने हैं? ये आपको अचीव करने हैं सन 2050 तक। इन्हीं 23 टारगेट्स में से एक टारगेट जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 30x30 इनिशिएटिव। अभी इस 30x30 इनिशिएटिव के बारे में हम लोग जानकारी अभी यहां पर देखेंगे आते हुए। ठीक, तो चलिए, इंप्लीमेंटिंग द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, एम्बिशियस गोल्स नंबर 1। COP16 adopted the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, setting out setting out ambitious goals to halt and reverse the biodiversity loss by 2030। एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया गया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क में, वो ये कहा गया था कि साहब 2030 तक हम लोगों को
ये जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है ना, इसको पलटना है। पलटने से मेरा मतलब है इसको रिवर्स करना है कि भाई ये और आगे ना बढ़े, उल्टा ये कम होता शुरू हो। ठीक है, यदि अगर अभी की जो दर है वो 10% है, तो 2030 तक हमको ऐसे कदम उठाने हैं कि इस दर को हम लोग 10% से घटा करके 9%, 8%, 7%, 6% और एक समय पर 0 पे लेकर के आ जाएं। दूसरा, एक्शन प्लान्स। द फ्रेमवर्क आउटलाइन स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स फॉर गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज टू अचीव दीज गोल्स। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है। हम सब इस पर्यावरण में रहते हैं, इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो सभी कॉर्पोरेट हाउसेस फंड्स प्रोवाइड करते हैं, सरकारों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, एनजीओस को एनवायरमेंट के टुवर्ड्स काम करने के लिए। तो जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, जिम्मेदारी संपूर्ण है। ठीक है, तीसरा आपके पास है की थीम्स। की थीम्स इंक्लूडेड नेचर बेस्ड सोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इक्विटेबल एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स। वही सेम सी चीज कि साहब हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और कृषि की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें अब सस्टेनेबल कृषि करने की आवश्यकता है, सतत कृषि फोकस करने की हम लोगों को जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बेटा अंडरग्राउंड वाटर लेवल घटता चला जा रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए पंजाब का, हरियाणा का अंडरग्राउंड वाटर लेवल, इतनी ज्यादा खेती आपने कर ली, इतनी ज्यादा खेती आपने कर ली कि अब पानी जो है वो लगभग लगभग सूख सा गया है। और क्रॉप तो आपको उतनी चाहिए, फसल तो आपको उतनी चाहिए, पैदावार तो आपको उतनी चाहिए। तो पैदावार बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पैदावार बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, और ये सब है केमिकल। और जब ये केमिकल है तो ये हमारी फूड चेन में आता है और अल्टीमेटली हमारे शरीर के अंदर ही असर होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। कैंसर एक्सप्रेस नाम की एक गाड़ी चलती है, गाड़ी का नाम कैंसर एक्सप्रेस नहीं है, गाड़ी का नाम पड़ गया है कैंसर एक्सप्रेस, जो भटिंडा से जयपुर चलती है। ठीक है, और इस ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इस ट्रेन में मैक्सिमम लोग अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं भटिंडा से जयपुर। ठीक है, कैंसर का इलाज करवाने के लिए। और वो कैंसर क्यों हुआ है? इन्हीं सब कारणों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें इस जो सीओपी हुई आपकी, इसमें अहम ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए, इसके बारे में हम लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, जिसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज देखिए, हम लोग वो ये ना कि एसी चेंबर्स में बैठ करके, अच्छा समय भी बहुत बदला है, बहुत ज्यादा बदला है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना, लोग भाषण देते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, आपको एनवायरनमेंट पे ये करना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट पे वो करना चाहिए, और जैसे ही स्पीच खत्म होती है तुरंत बोलते हैं हमारा भैया पर्सनल जेट है, हमें अपने पर्सनल जेट पे पकड़ना है तो हमें जाना पड़ेगा। सोचिए कितना एमिशन आपका पर्सनल जेट कर रहा है। एसी में बैठ करके आप बोलते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नेचर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एसी में बैठ करके एसी गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं है, मेट्रोज में, पब्लिक कन्वीनियंस में आप बैठने को राजी नहीं है। ठीक है, साइकिल चलाने को आप तैयार नहीं है, साइकिल आपके लिए सिर्फ पार्क में चलाने वाली चीज हो गई है। ओके, अब जब इस तरीके के कदम रहेंगे आपके, तो थोड़े ना आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें मूल निवासियों, आदिवासियों की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, वो भाई इतने सालों से, मतलब उनका तो सर्वाइवल जब से शुरू हुआ है पिछले हजारों सालों से, वो उन्हीं जंगलों में रह रहे हैं, उन्हीं जंगलों के ऊपर आश्रित हैं और उन्हीं जंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी तरीके का डैमेज लेकर के आए हुए। यानी कि नेचर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसकी ज्यादा बेहतर जानकारी, इसकी ज्यादा अच्छी जानकारी किसके पास है? आदिवासियों के पास, मूल निवासियों के पास, इंडिजिनस के पास। जैसे हम लोग भारत में ही देखते हैं, कई तरीके की अलग अलग हमारे पास जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं जो आज भी जंगलों में रह रही हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भाई न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पे माउरी ट्राइब है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ के मूल निवासियों को अबॉर्जिनीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब इन ट्राइब्स को साथ में लेकर के आया जाए और इनसे पूछा जाए कि नेचर अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, यदि हमें इस पर्यावरण को बचाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। प्रकृति का सबसे अच्छा ध्यान जो रखा जा रहा है वो इन्हीं जनजातियों द्वारा रखा जा रहा है। तो बोला यह गया कि आज तक जो सीओपी की बैठकें होती थी, उन बैठकों में इंडिजिनस लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, मगर सीओपी 16 में यह तय किया गया और इस चीज पर अप्रूवल हुआ
कि अब से जितनी भी आपकी सीओपीज कंडक्ट होंगी, उन सारी की सारी सीओपीज में परमानेंट चेयर मिलेगी, परमानेंट सीट मिलेगी। किसको? आदिवासियों को। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। तो यहां पर इन्हांसिंग इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा जब आप लोगों को लेकर के आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई देंगे। नॉलेज शेयरिंग, पहली चीज। COP16 emphasizes the importance of incorporating indigenous and local knowledge into biodiversity conservation efforts. नेचर को कैसे बचाया जाए, वो कैसे, जबकि वो इतने सालों से रह रहे हैं, फिर भी जंगल जंगल घटे नहीं, जंगल की संख्या बढ़ी ही होगी, और फिर भी वो बड़े आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनसे सीखना पड़ेगा हमको। दूसरी चीज, कम्युनिटी एंगेजमेंट। द कॉन्फ्रेंस प्रमोटेड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो बिना इन आदिवासियों की सलाह लिए आप उस फैसले पर नहीं आ सकते हैं। और तीसरा, rights recognition. The framework recognizes the rights of indigenous people and local communities to manage and benefit from biodiversity. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास तो भाई दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन जनजातियों के लिए इनका जंगल ही सब कुछ है। तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि इनके खुद के राइट्स क्या है। पहला, कंट्रोल वहां रहने वालों का। हम लोग बोलते हैं ना, जिसकी जमीन, जो जमीन पे रह रहा है उसका हक। ओके, अब ऐसा नहीं कि इलीगली किसी का खाली प्लॉट है वहां पे तुमने कब्जा कर लिया, बोलो कि सर आपने तो बोला था कि जिस जो जमीन पे रह रहा है ये नहीं, लीगल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लीगली तो ये हजारों सालों से ये लोग उन जंगलों में रह रहे हैं, तो इन्हीं का तो हुआ ना वो जंगल, और किसी का हुआ? बताइए। क्लियर? तो ये वाली बात। ठीक। ओके। एडवांसिंग सिंथेटिक बायोलॉजी गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग, यहां पर एक बात समझिए कि आप सिंथेटिक बायोलॉजी, यानी कि जैसे आज के समय में सिंथेटिक बायोलॉजी की जब मैं बात करता हूं तो हम सब एक टर्म जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, या फिर इसी पे ही अगर हम लोग बात करें, GM क्रॉप्स, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये आप आने वाले समय में बेटा खाद्य आपूर्ति बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, जैसे आबादी बढ़ रही है। ठीक है, 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। अब 8 अरब लोगों की खाने की जो डिमांड है वो नेचुरल लेवल पे तो पूरी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं हमें सिंथेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये आएंगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और नेचर के ऊपर भी कम दबाव आपको महसूस होगा। तो एथिकल कंसिडरेशंस, COP16 एड्रेस द एथिकल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। बोला ये कि साहब आप इंट्रोड्यूस तो करिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को आप इंट्रोड्यूस करिए और जरूर करिए, मगर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई उससे ऐसा ना हो कि हम पूरा पूरा नेचर से कट जाएं और सब कुछ सिंथेटिक हो जाए। हम लोगों को वो सीमा तय करनी पड़ेगी कि कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग। द कॉन्फ्रेंस हाईलाइटेड द नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च एंड गवर्नेंस। बोला ये गया क्योंकि सिंथेटिक बायोलॉजी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपको अपने यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको साइंटिस्ट्स, आपको ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, जहां पर हम लोग सिंथेटिक बायोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल होता हुआ देख सकें। तीसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, हर एक चीज तब काम करती है सुचारू रूप से जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहां पर। अब अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो क्या आपको लगता है कि भाई ये जो हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं ये कामयाब हो पाएगा? नहीं। तो हम लोगों को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी काम करने की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इन्वेसिव एलियन स्पीशीज मैनेजमेंट। बार बार समझिएगा, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज वह स्पीशीज होती हैं बेटा जो आपके इकोसिस्टम में आती हैं, वो वहां की नेटिव नहीं है, मूल निवासी नहीं है,
लेकिन वो वहां पे जैसे ही आई, वहां पे रहने वाले जो मूल निवासी हैं उनके अस्तित्व के ऊपर एक तरीके का खतरा आ जाता है, या वो पूरे तरीके से खत्म कर देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊं तो पार्थेनोजेनेसिस अगर हम लोग बात करें, ओके, यानी कि जिसको हम लोग कई बार कांग्रेस ग्रास भारत में, या फिर कैरट ग्रास, ये रेफरेंस देते हैं ना, तो ये रेफरेंस कहां से आ रहा है? ये बेटा इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है ये, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर एक पहला कि आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी खाद्य सामग्री, और ये मोस्टली कहां से आती है इन्वेसिव स्पीशीज, ये खाद्य सामग्रियों के थ्रू हम लोगों ने आते हुए देखा है। जैसे ये हमारे पास कहां से आई थी, जो PL-70 जो गेहूं भेजा था अमेरिका ने, ये उसके साथ ये इन्वेसिव स्पीशीज आई हैं। तो हमें ये परख करनी पड़ेगी, प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या इसके साथ कोई एलियन इन्वेसिव स्पीशीज तो नहीं है। नंबर दो, अगर हम लोग बात करें कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, कि अगर आ गई तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा। और नंबर तीन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सभी देशों को एकजुट होकर के इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अब इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एजेंडाज, मैंने बताया ना क्लाइमेट चेंज को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो वही बात बोली कि भाई क्लाइमेट चेंज का असर, जैसे मेरा एक सवाल आप लोगों से, मुझे उस पहली स्पीशीज का नाम बताइए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हुई है। मेरा सवाल है ये आप लोगों से, मैं लिख भी दे रहा हूं, फर्स्ट स्पीशीज टू गो एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण उस पहली स्पीशीज का नाम बताइए जिसको हाल ही में विलुप्त घोषित किया गया है। द फर्स्ट स्पीशीज दैट हैज गॉन एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज का नाम बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एक चूहे की प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है, और इसका नाम था ब्रैम्बल क्रे मेलोमिस। ब्रैम्बल क्रे मेलोमिस इस प्रजाति का नाम था, चूहे की प्रजाति है ये, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। तो सिनर्जीज हमने बताया ना कि आपको भाई सभी स्पीशीज का ध्यान रखना है। नंबर दो, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे ऊपर करना है, ऐसे सॉल्यूशंस फॉलो करने हैं जो नेचुरल लेवल के हों, आर्टिफिशियल तरीके नहीं। आर्टिफिशियल कलिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कलिंग, कलिंग का मतलब हो गया बेटा कत्ल कर देना स्पीशीज का, ओके। जैसे अभी न्यूजीलैंड में एक खबर आई थी कि भाई वहां पे सरकारों ने यह तय किया है कि भाई लगभग 35 लाख फेरल कैट्स हैं, बिल्लियां, फेरल बिल्लियां हैं, जिनको कलिंग की जाएगी, इनको मारा जाएगा। उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नेचुरल कलिंग की जाती है। अभी लास्ट ईयर की अगर आपको बात ध्यान हो तो नामीबिया नामक देश था जहां पे ये बोला गया कि भाई हमें खाद्य आपूर्ति की इतनी कमी हो गई है कि हमें अपने यहाँ पर जंगली हाथियों को, 5,000 जंगली हाथियों को मारने का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। हाउएवर भारत में जो वंतारा, अंबानी जी का जो वंतारा जो विलेज है, वहां से उनके बेटे ने इनिशिएटिव लिया और फंड्स भेजे और बोला भाई जानवरों को मत मारिएगा, फंड्स की कमी हम नहीं होने देंगे। अंबानी जी को किस बात की कमी है यार, ठीक है ना, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास, और बरकत हो उनकी, ठीक है, और साथ ही साथ देश की भी। ठीक, तीसरी चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीओपी ने वही बात, बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो की आइडिया है, कोर आइडिया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, नॉलेज मैनेजमेंट, टेक्निकल कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इनके ऊपर हम लोग बात कर ही चुके हैं यहाँ पर, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजें और जो मैं यहां पर आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, एक और बहुत अहम फैसला जो लिया गया, वो लिया गया, इसका नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एब्समा। एप्समा, एप्समा क्या है, इकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेरीन एरिया।
याद करिए, मैंने आपको क्लास की शुरुआत में 30x30 इनिशिएटिव्स के बारे में बताया था। अब ये 30x30 इनिशिएटिव है, ये कहता क्या है? 30x30 इनिशिएटिव आपसे ये कहता है कि सन 2030 तक लगभग 30% जमीन का हिस्सा जो लैंड डिग्रेडेशन के तहत खराब हो चुका है, और 30% ओशंस का, समुद्र का हिस्सा जो कि डिटोरिएट हो गया है, उसको हमें वापस से अपने नेचुरल स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में लाने की आवश्यकता है। ओके, अब लैंड को लेकर के तो कई सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बॉन डिक्लेरेशन 2011 का, जिसमें शुरुआती टारगेट रखा गया था 150 मिलियन हेक्टेयर्स। बाद में इसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन 2014 में बढ़ा करके 350 मिलियन हेक्टेयर्स किया गया। ओके, अब इसमें मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बॉन्ड डिक्लेरेशन और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में? ध्यान रख लीजिए, उत्तर आपको दे दे रहा हूं, 26 मिलियन हेक्टेयर भारत का हिस्सा है। और आप जान करके बहुत खुश होंगे कि भारत ने सक्सेसफुली इसको लगभग अचीव कर लिया है। ओके, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो क्या वृक्षारोपण, प्लांटेशन, वो सबसे बड़ी की है। दूसरी चीज, ओशन लेवल पर, समुद्र के स्तर पर समुद्र को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, समुद्र में रहने वाली स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी जो कि IDA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा पारित की गई है, उस ट्रीटी का नाम है BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन, इसी ट्रीटी को, इसी संधि को हम लोग हाई सीज ट्रीटी का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव, तो एप्समा हमें ऐसे मेरीन एरियाज की तलाश करनी है जो कि इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब या इकोलॉजिकली यानी कि कोई ऐसी स्पीशीज, जैसे मैंग्रोव वहां पे बहुत उगता है, इकोलॉजिकली हो गया। बायोलॉजिकली कोई खास स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, जैसे सुंदरबंस में आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गए। तो ऐसे सभी मेरीन एरियाज जिनकी अपनी इकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, एक और फंड, यहाँ पर एक फंड की यहाँ पर शुरुआत हुई है, और अगर उस फंड के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो वो फंड आपसे बहुत सिंपल सी बात करता है, जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जितनी भी आपकी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, जो चाहे अपना रॉ मटेरियल या चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज किसी जगह से लेकर के आती हैं, तो उनको अपने कुल मार्जिन, मतलब जो टोटल व्यापार हुआ है, टोटल बिजनेस से, या तो 0.1% या फिर प्रॉफिट्स का 1% शेयर करना पड़ेगा उन सभी जगहों से जहां से या तो आप ट्रेडिशनल नॉलेज लेकर के आए हो या आप रॉ मटेरियल लेकर के आए हो। और ये सब कुछ जाएगा किस में? ये सब कुछ शामिल होगा एक फंड में, एक स्पेसिफिक फंड में। ओके, क्या कोई बता सकता है उस फंड का नाम क्या है? एनी आइडिया? एनी आइडिया उस फंड का नाम क्या है? चलिए, ये उत्तर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंड, जहां पर ये सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कॉस्मेटिक कंपनीज जो हैं वो अपना पैसा जमा करेंगी। ठीक है, तो बेटा ये था आपका COP16 को लेकर के लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स। इसके हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज समिट में भी हम लोगों ने COP16 की सभी आइडियाज, सभी बातों को फॉलो करने की, फुलफिल करने की डिमांड रखी। ठीक है, चलिए बेटा, ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया हो।